नमस्कार मित्रों, आज शुरू हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट का टॉपिक फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस, जैसे कि मैंने एक लाइन पहले आपको पढ़ा चुका हूं मैं। लाइन की जो इक्वेशंस होती हैं आप जानते हैं, ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और भी फॉर्म्स आपने पढ़ी हुई हैं, स्लो फॉर्म जैसे पढ़ी है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसे और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है कि इसमें आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी लाइंस दे रखी हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको सब वो दे रखा है x प्लस बाई प्लस 4 इक्वल टू 0। एक लाइन दे रखी है x माइनस 2 बाई प्लस 2 इक्वल टू 0। एक दे रखा है x प्लस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सपोज ये 3 लाइंस दे रखी है, तो इनको आपको क्या करना है, एक कंबाइंड इक्वेशन बनानी है। वो कंबाइंड जो इक्वेशन होगी वो कहलाएगी फैमिली ऑफ लाइंस। तो ऐसे आपकी बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, मतलब कि कुल मिला के एक से ज़्यादा लाइन होंगी। 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। ठीक है, यदि मुझे इसकी फैमिली ऑफ लाइंस बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, x प्लस बाई प्लस 4 मल्टीप्लाई विद x माइनस 2 बाई प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो मेरा है वो कहलाएगा फैमिली ऑफ लाइंस। तो इसमें कितनी लाइंस टोटल आ रही है, टोटल 3 लाइन है, और वो तीनों क्या करेंगे, मतलब तीनों लाइन की जो इक्वेशंस हैं आपस में मल्टीप्लाई करके इसको आप क्या करना होगा, इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x का x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x के साथ इसका होगा तो x क्यूब वगैरह बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्यूबिक इक्वेशन आप समझ गए होंगे, क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट्स वगैरह आते हैं, 3 रूट आते हैं। तो वहाँ से आप समझ जाइएगा कि ये इसमें 3 लाइन्स इंक्लूड हो रही हैं, राइट। तो आपके सिलेबस में क्या है, सिलेबस में आपके 3 लाइन्स 4 लाइन्स 5 लाइन्स वगैरह नहीं है। सिलेबस में आपका केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि जो फैमिली ऑफ लाइन्स में उसमें केवल 2 लाइन्स का यूज किया गया है। तो आपको जो पढ़ना है वो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पढ़ना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट। ठीक है, केवल आपको ये टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें हमेशा ही भी आपको 2 लाइंस दी जाएंगी, उन 2 लाइन की आपको कंबाइंड इक्वेशन दे दी जाएगी। उन्हीं इक्वेशंस को आपको पहचानना है, ये परपेंडिकुलर है, ये कहाँ से पास हो रही है, कितना एंगल बना रही है। इसी तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आगे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि सपोज ऊपर वाले से केवल मैं 2 लाइन्स उठा ले रहा हूँ, x प्लस बाई प्लस 4 और दूसरा है x माइनस 2 बाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो है लिखा हुआ है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, इन दोनों का आपस में जितने भी टर्म्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो यहाँ से देखो x का इन तीनों के साथ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2x। अब बाई का तीनों के साथ कर देता हूँ, तो x इंटू बाई माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2y। अब 4 का सबके साथ कर देता हूँ, तो ये 4x माइनस 8y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, धीरे धीरे जितने भी 2 डिग्री के टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेता हूँ। ये एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने, इसके बाद ये भी 2 डिग्री का टर्म्स है, 2xy ये भी 2 डिग्री का है, इनको एक साथ कर लेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस xy बचेगा आपका। अब यहाँ पे बाई स्क्वायर का टर्म लिख लेता हूँ, माइनस का 2y स्क्वायर। तो 2 डिग्री टर्म्स मैंने पहले लिख लिए हैं, इसके बाद 1 डिग्री के टर्म्स लिख लेता हूँ। 2x 4x कुल मिला के कितना हो गया, 6x हो गया आपका। 2y माइनस 8y माइनस 6y और आपका क्या बचा, 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन बन गई है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको आप 2 तरीके के रिप्रेजेंटेशन हो गए हैं, ये आपको फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये विदाउट फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं, इस तरह का दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अलग अलग लाइन बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब मुझे इस तरह की फॉर्म में दिया होता है तो वहाँ से मुझे अलग अलग लाइन को फाइंड आउट करना थोड़ा सा कठिन होता है। फिर वहाँ से स्लोप को फाइंड आउट करना, उन स्लोप की हेल्प से इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ प्रोसेस है, राइट। तो चलो आगे सीखते हैं। आगे क्या चीज़ है कि ये हमारी एक मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लेके ये मैंने एक इक्वेशन बनाई हुई है, कंबाइंड इक्वेशन बनाई हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, देखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई और बाई स्क्वायर इस तरह के टर्म्स भी आएंगे, एक्स का टर्म आएगा, बाई का टर्म आएगा और कॉन्स्टेंट आएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको जब टर्म्स आएंगे तो इनको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर 2hexy प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो है वो हमारी एक जनरल फॉर्म है,
जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड डिग्री, राइट। ये सेकेंड डिग्री की है, क्यों? क्योंकि पूरी जो इक्वेशन है वो हमारी मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है। यहाँ पर भी 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का है, तो मैक्सिमम आपको केवल 2 डिग्री का दिख रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इसलिए सेकेंड डिग्री की जनरल फॉर्म है, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और समझनी होगी कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनाया हुआ है, और इन दोनों को यदि फैक्टराइज करूँ तो ये ऊपर वाला बनना चाहिए, मतलब कि दो लीनियर के ब्रैकेट्स बनने चाहिए, ठीक है। तो 2 लीनियर के ब्रैकेट बनना हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपके जो 8 लिखा हुआ है इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड कर जाएगा, ठीक है, और अदर चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा, खासकर सी की वैल्यू पे खासकर ज़्यादा डिपेंड करेगा, राइट। तो क्या होता है कि ये जो जनरल इक्वेशन होती है, जो सेकंड डिग्री की मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, ये स्टार कर दे रहा हूँ मैं, ये केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, ये सर्किल की हो सकती है, एलिप्स की हो सकती है, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बहुत सारी कॉनिक्स हो सकते हैं इसमें। तो अब ये जो पर्टिकुलर ये कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाया हुआ है, मतलब जनरल फॉर्म जो बनाई हुई है, वो फैमिली ऑफ लाइंस मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब शो करेगा, उसके लिए इसकी कंडीशन होती है और उस पर क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो ये जो जनरल इक्वेशन है, सोच यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सोच पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली इफ डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये नया वर्ड आपके लिए डेल्टा आ गया है, तो डेल्टा आप समझ लीजिए, डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है आपकी, जिसकी ए बी सी, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे याद करिएगा, डायगोनल मैंने क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एफ जी एच, देखो कैसे लिख रहा हूँ, ए बी सी और उल्टा एफ जी एच चल रहा हूँ, एफ जी एच, ऐसे मुझे इधर भी करना है, एफ जी एच, लिख लिया, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसमें भी देखिए, ए बी सी पूरा इस ऑर्डर में चल रहा है, और जो एफ जी एच है वो इस ऑर्डर में, दो एफ जी एच उल्टा चल रहा है, तो ऐसे ही मैंने ए बी सी लिखा है, फिर उसके बाद एफ जी एच उल्टा लिखा हुआ है, राइट, ए बी सी एफ जी एच, क्लियर बात। और इसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, यदि 0 होगा तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे, अदरवाइज ये फिर सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह चले जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके चैप्टर्स जब पढ़ूंगा तो वहाँ पे डिस्कस करूँगा, राइट। चलिए, तो इसको मैं एक्सपेंड डिटरमिनेंट सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता है, वैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो किताबों में भी लिखा हुआ है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ए बी सी प्लस 2एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो इतनी होती है, ठीक है। तो देखो इसको भी याद कर लीजिएगा कैसे है, ए बी सी एक बार है तो इनका तीनों को गुणा करके यहाँ लिख लिया, एफ जी एच एक बार, एफ जी एच 2 बार, तो कितने हो गए, 2एफ जी एच हो गए, राइट। अब इसके बाद आगे के टर्म्स हैं वो सारे माइनस 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 में, उसको कैसे करेंगे, ए के साथ सबसे दूर वाला कौन सा है, एफ, तो ए एफ स्क्वायर, ठीक है। और देखो एफ 2 बार आ रहा है तो ए एफ, ठीक है, तो ए एफ स्क्वायर। अब क्या गया, अब यहाँ पे आ जाइए सी, तो सी से सबसे दूर कौन सा है, एच, तो सी एच, एक ये एच है तो सी एच स्क्वायर हो गया आपका। अब क्या बचा, बी और जी बचा, तो बी जी स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। तो ए बी सी प्लस 2एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं डेल्टा कैलकुलेट करूंगा, यदि डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करेगा, अदरवाइज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो नहीं करेगा, राइट। इसी के साथ एक क्वेश्चन भी कर लिया जाता है, देखते हैं क्या लिखा है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द इक्वेशन दिस, यहाँ पे लैम्डा फिट है, रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन लिखी हुई है ये रिप्रेजेंट्स कर रही है 2 स्ट्रेट लाइन, तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज होती हैं ये काफ़ी डिपेंड करती हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, ठीक है। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी बनाएंगी जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा क्या होगा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या शो करना होगा, डेल्टा इक्वल टू 0, मेन फोकस यही है, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो इस पे आगे मुझे काम करना है, तो सबसे पहले मुझे ए एक्स स्क्वायर वगैरह सबसे चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ये जो ऊपर की इक्वेशन जो लिखी हुई है वो ए एक्स स्क्वायर 2एच एक्स बाई प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f बाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर करेंगे, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऊपर से कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी कितनी है 6, यहाँ पे 2h की वैल्यू है -42, तो h की वैल्यू आपकी निकलेगी -21, और b की वैल्यू यहाँ से +60 निकलेगी,
2g की वैल्यू है -11, तो g की वैल्यू हो गई -11/2। 2f इसकी वैल्यू है 10, तो f की वैल्यू हो गई 10/2 मतलब कि 5, और c के बदले लिखा हुआ है प्लस लैम्डा, तो c की बदले आपको क्या लेना होगा, लैम्डा। क्लियर। तो अब जो डेल्टा, ये जो कॉन्सेप्ट जिस पे हम काम करने वाले थे, तो डेल्टा आपको पता होना चाहिए, चाहे डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लीजिए या फिर इसकी मैंने एक एक्सपेंड करके भी लिखा था, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ। ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस CH² माइनस BG² इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अच्छा किताबों में ये चीज़ आगे लिखी हुई है, पीछे लिखी हुई है, मुझे अधिकतर ऐसे याद रहता है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है इसमें। आइए अब ABC की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। A = 6, B = 60, C = आपको लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 2F की वैल्यू आपकी 5 है, G की वैल्यू -11/2 है, H की वैल्यू -21 है, माइनस अब यहाँ पर A आ जाइए, A की वैल्यू आपकी 6 है, F आपका F स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 25 सीधा कर दीजिएगा, माइनस C = आपका लैम्डा है, इसके साथ H² 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर हम बाद में लिख लेंगे, माइनस B की वैल्यू आपकी 60 है, इंटू इसके साथ G² आ रहा है, G की वैल्यू आपकी यहाँ पर है -11/2 का स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं पहले से कैलकुलेट मैं साइड से कर ले रहा हूँ, सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज -10। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट आप कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे समय काफ़ी लगेगा। ठीक है, आपका डेटा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, उससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। बेसिक आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, डिटरमिनेंट के थ्रू बताया था। डिटरमिनेंट में क्या लिखा था मैंने, ABCFGH और FGH। ठीक है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी है तो इसलिए इक्वल टू पहले से हम 0 कर देंगे क्योंकि मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप इसमें भी ABCFGH की वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसे कैलकुलेट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता ही है। ठीक है, आप यदि 2 या 3 एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो एक जगह आपको पक्का ये क्वेश्चन मिल जाएगा। राइट, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अपने नोट्स में बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इस सेक्शन में हम देखते हैं कि आगे की जो क्वेश्चन है वो हमें किस तरह के सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इस चैप्टर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। 2 पार्ट में किस तरह से डिवाइड होगा कि जैसे कि आपकी ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक फिगर इधर बनाता हूँ मैं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आपको जो 2 लाइंस बनानी है तो उन 2 लाइंस का इंटरसेक्शन, सपोज एक लाइन ये है आपकी और दूसरी लाइन सपोज ये है। ठीक है, तो इसका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ऑरिजिन पर हो रहा है। जो दूसरा पार्ट मुझे पढ़ना है उसमें क्या होगा, जो इंटरसेक्शन होगा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का वो ऑरिजिन पे नहीं होगा। ठीक है, जैसे सपोज एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, मतलब अदर देन ऑरिजिन के अलावा और कहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से मुझे ये जो चैप्टर है उसको मुझे 2 पार्ट पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये वाला है और सेकेंड पार्ट ये वाला है। ठीक है, तो वो पार्ट 1 को पहले पढ़ूंगा और पार्ट 1 से ही आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लगभग 75% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 25% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, पार्ट 2 से। राइट, पार्ट 1 यदि समझ में आ जाता है तो पार्ट 2 काफ़ी ईजी है, तो पार्ट 2 भी हम जल्दी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 की यदि बात कर रहे हैं तो ऑरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, चलो मैं दोनों इक्वेशन की अलग अलग बात कर लेता हूँ। पहले 2 लाइन्स हैं, 2 इक्वेशन होंगी इसकी। तो पहली वाली ये सपोज मैं L1 बोल देता हूँ और इस लाइन को मैं L2 बोल देता हूँ। राइट, तो हम स्लो फॉर्म लिख लेते हैं। तो किसी लाइन की स्लो फॉर्म कैसे लिखी जाती है, y = mx + c की तरह लिखी जाती है। ठीक है, तो ये तो स्लो फॉर्म हो गई आपकी, स्लो फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो अब ये जो होती है, अब इस पर ये कहाँ से पास होगी, मतलब कि ऑरिजिन से पास होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है c की वैल्यू पर। ठीक है, यदि c की वैल्यू 0 हो जाती है तो ऑरिजिन से पास होगी। ठीक है, और c की वैल्यू यदि 0 नहीं है तो उस केस में ये ऑरिजिन से पास नहीं होगी। ठीक है, तो डज नॉट पासिस
डज नॉट पास थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तो ये ऑरिजिन से पास नहीं होगी। तो कहने का मतलब कि जो ऑरिजिन से इक्वेशंस पास होंगी वो इस तरह की होंगी, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू -x, y इक्वल टू 5x। इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी वो सारी कहाँ से पास हो रही होंगी, ऑरिजिन से पास हो रही होंगी। ठीक है, तो L1 L2 की जो इक्वेशंस हैं वो काफ़ी कुछ इस तरह से होंगी, y इक्वल टू सपोज m1x और इसको मान लेते हैं y इक्वल टू m2x, c इक्वल टू इसमें दोनों में मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, यदि c इक्वल टू 0 है तो वो लाइन कहाँ से पास होती है, ऑरिजिन से पास होती है। तो ये दोनों ही इक्वेशन जब ऑरिजिन से पास हो रही हैं तो ऑब्वियस है तो वहाँ से क्या हो रहा होगा, वहीं पर इनका इंटरसेक्शन हो रहा होगा। तो इंटरसेक्शन इनका जो होगा वो हमेशा ही कहाँ पर होगा, ऑरिजिन पर होगा। ये चीज़ क्लियर होगी थोड़ा सा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने दो इक्वेशन जो मान ली है, y इक्वल टू m1x और दूसरी हमारे पास है y इक्वल टू m2x। अब इनकी मैं कंबाइंड इक्वेशन बनाता हूँ। तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनेगी, y माइनस का m1x मल्टीप्लाई विद y माइनस का m2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों की मैं कंबाइंड इक्वेशन ये बन गई। तो एक तो तरीका इस तरह से होता है, ये फैक्टर की फॉर्म में होता है, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दूसरी तरह का बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप ध्यान दे रहे होंगे कि y का y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आएगा। ऐसे ये जो पीछे वाला m1x और ये वाला होगा तो इसका प्लस m1 m2x स्क्वायर। ठीक है, और किस तरह का होगा, y का इस वाले के साथ होगा और इस y का इसके साथ होगा। तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगी और उसमें x इंटू y आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, y 2 पावर में, यहाँ पे x 2 पावर में, और यहाँ पे x और y जो दो वेरिएबल आपस में इकट्ठे हो गए तो ये भी कितने का हो गया, 2 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और तीनों ही कितने के हैं, 2 डिग्री के हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ऑरिजिन से पास होने वाली इक्वेशंस जो आपको दिखाई देंगी वो आपको केवल इन्हीं 3 टर्म्स में दिखाई देंगी। ठीक है, तो 3 टर्म्स में दिखाई देंगी। तो इनकी एक जनरल इक्वेशन में लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, जो मैंने पहले लिखा हुआ था तो उसमें क्या हुआ, पहले जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई थी वो कौन सी थी हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले इतनी बड़ी सी मैंने एक कंबाइंड इक्वेशन लिखी हुई थी। ठीक है, तो उस बारे में क्या हुआ कि 2gx और ये वाला जो पार्ट है वो मेरा गायब हो गया है। तो केवल कितना बचा हुआ है, ये 2 डिग्री वाले टर्म्स आपके बचे हुए हैं। तो ये 2 डिग्री के टर्म्स को बना के एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, वो भी कंबाइंड इक्वेशन है 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन्हीं से आपको देखना है कि आपको देखो कभी ये तो ना आपसे नहीं पूछा जाएगा ये कहाँ से पास हो रही है, ये आपको अंडरस्टूड है 0,0 से पास हो रही है। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है तो ये कभी नहीं आपसे पूछने वाले। तो इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, ये दोनों लाइन्स जो हैं वो अलग अलग क्या हो सकती है, मतलब इनको फैक्टराइज करना है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो सकता है। ठीक है, और क्या होता है कि इनके बाइसेक्टर्स वगैरह भी पूछे जाते हैं। ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं पे मुझे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो पार्ट 1 है जो मुझे पढ़ना है तो उसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो इस तरह की होगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हो गया। तो पार्ट 1 ये कौन से मुझे पढ़ना है, पासिस थ्रो ऑरिजिन वाला, पासिस थ्रो ऑरिजिन। ठीक है, तो पहले मुझे यही पढ़ना है। तो ये चीज़ आप इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें आपने क्या देखा कि मुझे एक कंबाइंड इक्वेशन मिल गई है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें 2 लाइन्स हैं। तो इनमें थोड़ी सा और मैं चीज़ें देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इसको जैसे कि ये किससे बना हुआ है, y इक्वल टू m1x, इस तरह की इक्वेशन थी हमारे पास, और दूसरी थी हमारे पास y इक्वल टू m2x। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से इस तरह से भी लिख सकता हूँ y अपॉन x इक्वल टू m1। ठीक है, और ऐसे ही y अपॉन x यहाँ से करूँगा तो कितना आएगा m2। तो y अपॉन x इक्वल टू m1 और m2, राइट। तो यदि मैं इस इक्वेशन को y अपॉन x की फॉर्म में लिख लूँ तो y अपॉन x की फॉर्म के लिए मुझे क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन में x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो ये इक्वेशन हमारी y अपॉन x की फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, तो x स्क्वायर से यदि डिवाइड करता हूँ तो ये a बचेगा, ये 2h, एक x कैंसिल हो जाएगा और ये एक x नीचे आ जाएगा तो y अपॉन x प्लस b, यहाँ पर x स्क्वायर नीचे आएगा तो ये y अपॉन x का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर स्क्वायर वाले टर्म्स आगे लिख लीजिए इसको अच्छे से लिखने के लिए, y अपॉन x होल स्क्वायर प्लस 2h y अपॉन x प्लस a इक्वल टू 0।
तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे होंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो इसमें वेरिएबल क्या है y/x। तो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसके जो रूट फाइंड आउट होंगे तो वो किसकी वैल्यू मिलेगी हमें y/x की। दिस इज क्या हो जाएगा -b। तो -b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2h प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac होता है, तो यहाँ पे b² 2h है -4। a की वैल्यू यहाँ पर b है और c की वैल्यू a है डिवाइडेड बाई b² -4ac होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है b। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4h² हो जाएगा, 4 आपका कॉमन आ जाएगा। तो 4 जब कॉमन आएगा तो बाहर 2 आएगा, तो ये 2 ये 2 ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा -h प्लस माइनस अंडर रूट h² -ab डिवाइडेड बाई b। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है। तो एक बार जब प्लस का लेंगे तो आपको m1 मिल जाएगा, जब एक बार माइनस का लेंगे तो m2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही जो है यहाँ पर आपको m1 m2 यहीं से मिलते हैं आपको। ये बात समझ में आ गई। तो मुझे कभी कंबाइंड इक्वेशन दे दी जाए तो आपसे पूछा जाए कि अलग अलग लीनियर इक्वेशंस बताइएगा, तो मुझे क्या करूँगा इसके मैं फैक्टराइज कर दूंगा। फैक्टर कैसे करूँगा ये आप जान चुके होंगे। तो या फिर y/x की वैल्यू इसको याद कर लीजिएगा -h प्लस माइनस अंडर रूट h² -ab डिवाइडेड बाई b। तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेके आप दो अलग अलग m1 m2 मिल जाएंगे। जब m1 m2 आपको मिल गए तो y=m1x y=m2x दोनों लाइन की इक्वेशन मिल जाएंगी। एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा आगे। आगे देखते हैं अब क्या चीज़ है, यहाँ पे अंडर रूट h² -ab लिखा हुआ है, ठीक है। ये जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी कोई क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c = 0, इसमें आपको कभी 2 रियल लाइंस मिलती थी, ऐसा होता था, ठीक है। और 2 रियल लाइन में भी क्या होता था कि डिफरेंट भी हो सकती थी और दोनों सेम भी हो सकती थी, ठीक है। और क्या पढ़ा था 2 इमेजिनरी लाइंस भी मिल सकती थी। वो किस पे डिपेंड करता था, वो अंडर रूट की वैल्यू पे डिपेंड करता था, ठीक है। अंडर रूट के अंदर यदि आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या =0 है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसे यहाँ पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी 2 रियल लाइंस मिलेंगी या 2 इमेजिनरी लाइंस मिलेंगी, ठीक है। और 2 रियल लाइन यदि मिलती हैं तो वो डिफरेंट होंगी कि सेम होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ में पढ़ता हूँ कि जो 2 रियल लाइंस, पहला केस पढ़ लेता हूँ कि जो 2 डिफरेंट रियल लाइंस वो किस केस में मिलेंगी हमारी, जब h² -ab जो होगा वो कैसा होगा >0। सेकेंड केस पढ़ लेता हूँ 2 सेम रियल लाइंस, उस कब मिलेगा जब h² -ab ये वाला पार्ट क्या हो जाए 0 हो जाए। तो +0 -0 सेम होता है, तो आपको m1 m2 दोनों की वैल्यू कितनी मिलेगी -h/b। तो m1 m2 दोनों में सेम हो गया तो दोनों लाइन भी सेम हो जाएंगी, तो h² -ab = 0। अब जो थर्ड केस है इसमें क्या मिलेगा, दोनों जो लाइन मिलेंगी दोनों ही आपकी कैसी होंगी इमेजिनरी लाइन्स होंगी। इमेजिनरी लाइन्स कब मिलेंगी जब आपको, जब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव होगी। तो h² -ab कैसा होगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी लेके आपके क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर में आते हैं और डायरेक्ट भी यही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा 2 रियल लाइंस कब मिलेंगी या 2 सेम लाइन, 2 डिफरेंट लाइन, 2 इमेजिनरी लाइंस। तो ये वाला पार्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक में आगे देखते हैं। आगे पढ़ना है मुझे एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन क्या दे रखी है ax² + 2hxy + by² = 0, ठीक है। आपने जैसे ही इस तरह की इक्वेशन की फॉर्म देखी आप समझ गए होंगे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है दोनों की दोनों लाइंस कहाँ से पास हो रही है, ऑरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। तो चलो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी ये वाई एक्सिस है। तो लाइन एक सपोज ये हमारी ये है और दूसरी लाइन सपोज इस तरह से है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहे हैं, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताइए। तो एंगल आपको एक तो ये निकल सकता है, दूसरा आपका इधर से भी निकलेगा, ठीक है। तो होता है क्या है कि आपका कोई भी 2 लाइंस होती है, यदि सपोज ये आपका 30 एंगल आ रहा है तो ये एंगल अपने आप समझ जाइए ये कितना एंगल होगा 150 होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने से आप 30 आंसर निकला, लेकिन बट ABCD जब 4 ऑप्शन जो अवेलेबल हैं उसमें किसी में भी 30 नहीं लिखा हुआ है, राइट। या फिर ABC में 30 नहीं लिखा हुआ है, D नन ऑफ दीज है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं D पे टिक लगा देते हैं क्योंकि उनको 30 अवेलेबल नहीं था।
तो आप ध्यान रखिएगा 30 आया तो दूसरा एंगल 150 भी हो सकता है, तो किसी ऑप्शन में 150 लिखा हुआ है तो वो आंसर आपका हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला है, और वो फार्मूला कैसे निकला गया ये चीज़ आपको नहीं समझाएंगे, तो ये डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, काफ़ी यूज है। इसलिए 2√h² - AB डिवाइडेड बाई a + b, इसको आप याद रखिएगा, ये आपका की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। अब वो पेयर ऑफ लाइंस कौन सी है कि जो ऑरिजिन से पास होती है, उनके लिए स्पेशली ये फार्मूला है, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आपका जो आगे भी है पार्ट 2 पढ़ेंगे उसमें भी यही काम करता है, तो अभी इसको फिलहाल याद रखिएगा। तो tan θ = 2√h² - AB डिवाइडेड बाई a + b, ठीक है। तो एक तो एंगल इस तरह से पूछा जाता है, दूसरा इस पर आपकी काफ़ी कंडीशंस बन सकती हैं, क्या कि एक तो ये दोनों लाइंस हैं, ये जो 2 लाइंस हैं आपस में सपोज 90 डिग्री पे भी तो कट कर सकती है, ये 90 हो या फिर ये 90 हो, ठीक है। तो 90 की कंडीशन कब मिलेगी, तो tan 90 आप जानते हो क्या होता है, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, राइट। ये चीज़ आप पहले से जानते होंगे। तो 1/0, तो जो ये फार्मूला हमने tan θ पढ़ा है, तो 0 किसकी वैल्यू करनी है, a + b की। यदि आपको ऐसा कहीं मिल जाता है कि a + b की जो वैल्यू है = 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो 2 लाइंस हैं वो आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो a + b = 0, तो L1 L2 जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपस में मतलब 2 लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, एक दूसरे पर 90 डिग्री पे कट कर रही होंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है 2x² + xy - 2y² = 0, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है 2, y² का कोफिशिएंट कितना है -2, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा a + b, तो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, तो = 0। इसका मतलब इसमें जो 2 लाइंस बनेंगी वो आपस में एक दूसरे से कितना एंगल बना रही होंगी, 90 डिग्री बना रही होंगी, ठीक है। तो मुझे इसमें कोई फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, बस मुझे यही चेक करना होगा कि a + b 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, और ये काफ़ी क्वेश्चन आता है, मतलब इसमें से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि छांटे जाएँ तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा पढ़ लेते हैं कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी यही हो, ठीक है। अच्छा चलो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट। तो चलो एक लाइन मैंने क्या किया, ये बनाया, तो दूसरी लाइन में इसके पैरेलल नहीं बना सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ तो दोनों की दोनों लाइंस जो होंगी वो कहाँ से पास हो रही होंगी, ऑरिजिन से। यदि मैं इसके पैरेलल बना दूंगा तो वो ऑरिजिन से पास नहीं होंगी। तो 2 लाइंस में ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, केवल कॉन्साइड की कंडीशन पे बना सकता हूँ कि दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे से कॉन्साइड कर रही हो, तो अभी वो ऑरिजिन से पास होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। तो जब 2 लाइन्स कॉन्साइड करती है तो उनकी स्लोप कैसी होती है, सेम होती है, m1 = m2, या फिर ये कह सकते हो कि इनका एंगल जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये सब चीज़ें आप जानते हो। तो एंगल 0, तो चलो tan θ tan 0 = 0, इतना हो गया। तो tan 0 का मतलब क्या होता है, 0 अपॉन यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे कुछ भी मतलब नॉन जीरो वैल्यू लिखी हो, नीचे वाला पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए और ऊपर वाला 0 होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर वाला पार्ट क्या है, 2√h² - AB। इसको 0 यदि कर दें तो ये 0 कब हो सकता है, जब h² की वैल्यू किसके इक्वल हो, AB के इक्वल हो, ठीक है। तो जब h² = AB यदि हो जाता है तो उस केस में क्या मिलेगा, कॉन्साइड की कंडीशन मिलेगी, मतलब जो दोनों लाइन होंगी वो आपस में क्या हो रही होंगी, कॉन्साइड्स हो रही होंगी। L1 और L2 दोनों ही सेम लाइन होंगी। क्लियर, अच्छा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। और ये h² = जो a भी है, ये जो पिछला मैंने बताया था, जो सेकंड कंडीशन बताई थी, तो उसमें भी मैं कॉन्साइड की कंडीशन पढ़ा चुका हूँ, मतलब 2 सेम लाइंस, ठीक है। तो 2 सेम लाइंस h² = a b, वहाँ से भी क्लियर है और यहाँ से भी क्लियर है। तो और इस वाले मैंने एक एक्स्ट्रा क्या सीखा हुआ है कि ये परपेंडिकुलर कब होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ठीक है। जैसे क्या और क्या आ सकता है पेपर में, ये क्या कर देते हैं कि 2x² xy प्लस यहाँ पे लैम्डा लिख दिया और बोला कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, मतलब 2 लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे बता दोगे, 2 + this = 0, तो लैम्डा = -2। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² = 0।
अब पहले समझने की कोशिश करें कि बाइसेक्टर्स होते क्या हैं। तो एस लगा हुआ है मतलब कि दो बाइसेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तभी इसकी कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे। एक बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन नहीं निकलती है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। सपोज L1 नाम से है, ये L2 नाम से है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो एंगल बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है। तो क्या करना है कि मुझे इस एंगल को आधा करना है। तो इस एंगल को आधा करने वाली लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा। तो इधर ये लाइन जाएगी, तो ये इनफाइनाइट लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट लेंथ की होती हैं, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आधा होगा तो इधर का एंगल भी अपने आप आधा हो जाएगा। ये एक बाइसेक्टर बन गया, इसका नाम सपोज B1 है। दूसरा बाइसेक्टर दूसरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये जितना एंगल है उसको आधा करने वाला, तो इसको भी आधा कर देते हैं। ये दूसरा बाइसेक्टर तैयार हो गया B2 नाम से, ठीक है। तो बाइसेक्टर समझ गए, ठीक है। तो बाइसेक्टर जो होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं इस केसेस में, ठीक है। तो और क्या दे रखा है, ये जो दोनों लाइंस थी हमारे पास जो दे रखी हैं, दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही है, ऑरिजिन से पास हो रही हैं। कहाँ से पास हो रही है, ऑरिजिन से। तो बाइसेक्टर्स होंगे वो भी कहाँ से पास हो रहे होंगे, उन्हीं के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास होंगे, तो वो भी कहाँ से, ऑरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो ये कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला कि इसके जो बाइसेक्टर होंगे वो कहाँ से पास हो रहे होंगे, ये बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप समझ जाइएगा, ठीक है, कहाँ से पास हो रहे हैं। आगे अब इनकी कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखी जाती है उसको देख लीजिएगा। x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x इंटू बाई डिवाइडेड बाई और यहाँ पे कर लेंगे a माइनस b और यहाँ पे कर लेंगे h, ठीक है। इतना होता है। तो अब क्या करना है, जो इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ से a, h और b की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा और इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा। तो ये जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं ये। तो अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ, सपोज आपको दिया हुआ है 2x² प्लस x बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आप कितनी हो गई 2, यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो गई, ये क्योंकि 2h की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे h की वैल्यू 1/2 हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो a h b आप कंपेयर कर लीजिए, तो a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाएगी और h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाएगी, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी है और पेपर में काफ़ी आपसे पूछा जाता है। आइए बाइसेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, काफ़ी रिपीट होता रहता है पेपर में, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कुछ नहीं चेंज होता है, डायरेक्ट आता है ये। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ़ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसमें मतलब दो लाइन्स आपको दे रखी हैं, एंड x² माइनस समथिंग दिस, ये भी टू लाइन्स आपको दे रखी हैं। तो क्या कह रहे हैं, बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर, मतलब ये दोनों लाइन्स इसके बाइसेक्टर हैं और ये दोनों जो हैं वो इसके बाइसेक्टर हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि जैसे कि मान लो सपोज बहुत सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे कि ये x और y एक्सिस ये भी खुद लाइन्स होती हैं और यदि इनको बाइसेक्ट करने वाली ये लाइन हो गई और इसको बाइसेक्ट करने वाली ये लाइन हो गई, ठीक है। तो ये पहली वाली है, इसको नाम L1, सपोज ये L1 L2 कर लेता हूँ मैं, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया और ये L3 और ये L4, ठीक है। तो L1 L2 मिला के ये पहला वाला मिल गया, L3 और L4 मिलके ये दूसरा वाला बन गया हमारा। तो देखो L1 और L2 इनके बाइसेक्टर क्या हो जाएंगे, L3 और L4 हो जाएंगे और L3 और L4 के जो बाइसेक्टर होंगे वो L1 और L2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखे हैं, इसका मैं यदि बाइसेक्टर निकालूँ तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं करता हूँ, चलिए x² माइनस 2px बाई माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा, जो h की वैल्यू है वो 2h इक्वल टू माइनस 2p, तो h इक्वल टू माइनस p हो जाएगा और जो b की वैल्यू है यहाँ सर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी मैं बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकाल देता हूँ, बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन मैंने कैसे बताया था आपको, x² माइनस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वल टू x इंटू बाई डिवाइडेड बाई a माइनस b और यहाँ पे लिखता हूँ h। तो x² बाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। a माइनस बी कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 1 है और ये -1 है, तो -1 कितना हो जाएगा, ये +1 इक्वल टू टोटल 2 हो जाएगा और h की वैल्यू है हमारे पास -p, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -p का मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूँ और 2 का मल्टीप्लाई उधर कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास -px² प्लस p/² इक्वल टू 2x इंटू वाई। इसको उधर ले आता हूँ, चलिए। तो माइनस का px²
एक्स इंटू वाई का टर्म बीच में लिखता हूँ हमेशा, तो ये हो गया, और प्लस पी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या मिला, ये बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल गई। क्या ये इक्वेशन दिखने में सेम लग रही है? दिखने में सेम नहीं लग रही है, लेकिन दोनों ही क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन है, और जो ये दे रखी है वो भी इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन है। ये दोनों जब इक्वेशन जो हैं वो बाइसेक्टर की हैं, तो ये वाली और ये वाली दोनों कैसी होंगी? सेम होंगी। सेम का मतलब कॉन्साइड कर रही होंगी। तो कॉन्साइड के लिए क्या कंडीशन होती है? उनके जो रेशियोज होते हैं, मतलब कि जो वेरिएबल के रेशियोज होते हैं वो कैसे होने चाहिए? सेम रेशियो बनने चाहिए, मतलब कोफिशिएंट के रेशियो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं इसको यहीं पे नीचे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2qx इंटू बाई माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको मैंने क्या किया, इसको उठा के मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक है, तो कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो कितना हो जाएगा? माइनस का p/1 इक्वल टू एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट का रेशियो माइनस 2/-2q, और इसका जो रेशियो है वो हो जाएगा p/-1। ठीक है, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का भी रेशियो निकल आया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? p इंटू क्यू। तो p इंटू क्यू, तो चाहे स्टार्टिंग के 2 ले लीजिएगा, चाहे लास्ट के 2 ले लीजिएगा, दोनों से p इंटू क्यू बन रहा है हमारा। तो चलो इनका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये माइनस माइनस प्लस 2pq इक्वल टू ये हो जाएगा -2। तो यहाँ से p इंटू क्यू इक्वल टू आपका -1 निकल के आया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रट्टा मान लीजिएगा, पेपर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है कि अभी तक मैं जो इक्वेशंस पढ़ रहा था वो होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ रहा था जो कि ऑरिजिन से पास हो रही थी। पार्ट 2 में क्या होगा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस होंगी। वो इक्वेशंस ऑरिजिन से, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन तो पास हो सकती है, लेकिन उनका जो इंटरसेक्शन है वो ऑरिजिन पर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह की हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई एक लाइन सपोज ये है, दूसरी लाइन ये है, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ पर? ऑरिजिन पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मुझे इस तरह की इक्वेशंस पढ़नी है। तो इसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई पर्टिकुलर लाइन यहाँ से तो पास हो रही है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो यहाँ से ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इंटरसेक्शन ऑरिजिन पे नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरी लाइन सपोज ऐसे हो सकती है, तो उसका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? ऑरिजिन पे नहीं हो रहा है, और कहीं हो रहा है, वो हमें बात की टेंशन है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना इस तरह की इक्वेशंस में आ सकता है। ठीक है, तो इनकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है, हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से लिख लीजिए, ax² 2hxy प्लस b/2। इतना टर्म्स होमोजीनियस का होता है। इसके अलावा कोई टर्म्स आते हैं वो कहलाते हैं, वो उसकी वजह से ये नॉन होमोजीनियस हो जाते हैं। मतलब ये 2 डिग्री के हैं, इसके साथ 1 डिग्री का कोई भी टर्म जुड़ गया या कांस्टेंट टर्म जुड़ गया तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से टर्म जुड़ सकते हैं? एक्स का टर्म जुड़ सकता है, वाई का टर्म्स जुड़ सकता है, या फिर कोई कांस्टेंट जुड़ सकता है। राइट, तो ये जो है सेकेंड डिग्री की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करेगा, उसके लिए कंडीशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है? डेल्टा इक्वल टू 0। ये डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इफ देन ऐसा होगा तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बात करूंगा इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ। इसी का एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। दिया हुआ है, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन गिवन बाय 3x² + 8xy एंड समथिंग एंड सो ऑन इक्वल टू 0। राइट, तो इसको देखो, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको कभी किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। थोड़ा सा तरीका अलग है और सिंपल है, कोई कठिन सा नहीं है। मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो इक्वेशन आपको इधर दे रखी है, इक्वेशन का केवल ये वाला पार्ट, इसको मैं समथिंग f के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, f इसमें यूज होता हो, चलो मैं स्मॉल f ना मान के इसको मैं कैपिटल F मान लेता हूँ, जिसमें वेरिएबल है आपके x, y। ठीक है, तो इसके बराबर मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में। ओनली डिफ्रेंशिएट नहीं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो डेवर f अपॉन डेवर x यदि करता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, 3x² का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इसमें x आ रहा है। ठीक है, तो x का 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 8y बचेगा। 3y² ये हमारा पार्ट 0 हो जाएगा। 2x का 2 बचेगा। 4y ये 0 हो जाएगा। 1 ये भी 0 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या कर देना है, 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं और 2 कॉमन लेके हटा भी देते हैं। तो ये बचेगा हमारे पास 3x + 4y
प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिएगा आप। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, डेवर एफ अपॉन डेवर बाई करूँगा, मतलब बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आप बाई के रेस्पेक्ट में करिएगा तो 3x², इसमें कोई बाई नहीं आ रहा तो ये 0 हो जाएगा, एज ए कॉन्स्टेंट माना जाता है, प्लस इसमें बाई है वो 1 हो जाएगा तो 8x बचेगा हमारे पास, माइनस ये 6y हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 4 माइनस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। जिसमें बाई नहीं आएगा वो एज ए सब कांस्टेंट माने जाएंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा तो 4x माइनस 3y और 2 हटाया, दिस इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप जानते हो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नीचे वाले में 4 का कर लेता हूँ। तो इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, इसमें 4 का। यदि ऐसा करूँगा तो ये 12y हो जाएगा, ये माइनस के 12y ये कैंसिल हो जाएंगे तो x वाले पार्ट बचेंगे। तो 3 त्रिका 9x प्लस 4 चौको 16x, ठीक है। तो ये दोनों साथ हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस का 3 आएगा और 4 दूनी 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 16 और 9 कितना होता है 25x, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1/5, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो x की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5 प्लस 1 करूँगा तो 3/5 यहाँ पे कर लेता हूँ, 3/5 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 8/5, ठीक है। और इसमें 4y ऐड कर लेता हूँ तो प्लस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4y की वैल्यू निकलेगी माइनस का 8/5 और ये 4 दूनी 8 होता है। तो कुल मिला के y की वैल्यू मिली माइनस का 2/5। तो x और y दोनों मिल गए, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे 1/5 कॉमा माइनस 2/5। तो ये आपका क्या बन गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस जो इसमें कंबाइंड इक्वेशन में दे रखी हैं वो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी 1/5 कॉमा माइनस 2/5। पॉइंट फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो इसको आप एक बार अपने मन से सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन देखा है तो वो इंटरसेक्शन निकालने के लिए बहुत ही काफ़ी सिंपल तरीका है, और एक हमारे पास क्या है इसकी डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो डायरेक्ट फार्मूला क्या है वो चीज़ को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा h² माइनस AB। ये काफ़ी बार रिपीट कर चुके हो क्योंकि अंडर रूट के अंदर यूज होता है, ठीक है। ये याद हो चुका होगा h² माइनस AB, राइट। तो ये नीचे तो सेम है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको देख लीजिएगा BG माइनस HF, ठीक है। यहाँ पे ये लिखना है। तो अब पीछे वाले पार्ट में क्या करना है, B के बदले A आना है, G के बदले F आ जाता है, माइनस H ही रहता है और जो F है उसके बदले G आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला पार्ट यदि याद कर लेते हैं तो पीछे वाला याद करने में दिक्कत नहीं है। क्या है कि B को रिप्लेस करना है A से, G F से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। H रहेगा, उसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना है। F और G आपस में इंटरचेंज होते हैं, क्या मतलब A और B आपस में इंटरचेंज करने होते हैं, ठीक है। और G और F आपस में इंटरचेंज करने होते हैं। जो H है उसमें कोई भी इंटरचेंज नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे इसमें C तो है नहीं तो C का कोई यूज नहीं है, वैसे C को भी किसी से कोई चेंज नहीं करना होता है। तो ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से चेंज करना है। तो अब पहला वाला पार्ट मुझे कैसे याद रखना है, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, बिग हाफ, ठीक है। जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका यूज करना है। तो बिग हाफ, हाफ माने एक तरह से पागल टाइप समझे जाते हैं, जो बड़ा पागल है, ठीक है। तो बड़ा पागल इंटरसेक्शन आपको कैसे याद रखना है, बड़ा पागल बिग हाफ, ठीक है। तो ये पहला वाला जो पार्ट है तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से, और पीछे वाला रिप्लेसमेंट एक दो बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो पिछला को जो क्वेश्चन मैंने किया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ उनकी वैल्यूज़ को यूज करके इससे भी आंसर निकालेंगे। तो उससे जो आंसर आया है इससे आंसर आया है तो वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे जो इसके क्वेश्चंस आते हैं उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। पेपर में क्या होता है, पेपर में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट ही पूछा गया है तो ABCD में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो उस इक्वेशन में पुट करके उसको देख लेंगे कि इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सेटिस्फाइड जो ऑप्शन कर रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। इसलिए कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। बट इसके जो क्वेश्चंस जो भी आएंगे
तो उसमें क्या होगा, इंटरसेक्शन का यूज करना होता है, इस वजह से इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना जरूर आना चाहिए, राइट। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि जो पार्ट 2 जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे दोनों लाइंस के बीच के लिए। तो वही सेम फार्मूला है जो कि होमोजेनियस के लिए था। तो tan थीटा इक्वल टू 2 √h² माइनस AB डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे मैंने 2 चीज़ें पढ़ी हुई थी, वो चीज़ यहाँ पर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोनों लाइन जो होंगी, दोनों लाइन कौन सी, L1 L2 जो होमोजेनियस इक्वेशन, वो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर 2 लाइन हैं L1 L2 नाम के, ठीक है। मुझे अलग अलग फाइंड आउट नहीं करनी है, लेकिन इंटरनली मुझे चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि वो दोनों लाइंस कितना एंगल बनाती हैं। तो परपेंडिकुलर किस केस में होगा, वहाँ भी मैंने पढ़ा था कि a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर हो जाता था। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है कि a प्लस बी यदि हमारा 0 हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएंगी, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो सेम कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पे पैरेलल वाली हो गई, ठीक है। L1 और L2 क्या है कि पैरेलल का केस है। तो पैरेलल का केस का मतलब जो थीटा है वो हमारा 0, थीटा 0 मतलब कि tan 0 इक्वल टू 0 होता है, ये आप जानते हो। तो tan 0 इक्वल टू 0 अपॉन नॉन जीरो वैल्यू, तो इसमें क्या करते थे, h² माइनस AB इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर जो केस है, अब यहाँ पे h² माइनस AB इक्वल टू 0 यहाँ पर भी आया था, वहाँ पर भी आया था। दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहला वाला जो मैंने पढ़ा हुआ था कि एक लाइन ऑरिजिन से पास होती है तो दूसरी लाइन भी ऑरिजिन से ही पास होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता था, केवल कॉन्साइड का केस बन सकता था, पैरेलल का केस नहीं बन सकता था। लेकिन बट जो ये वाला जो है नॉन होमोजेनियस में, यदि एक लाइन सपोज ये है तो दूसरी लाइन ये भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, पैरेलल है लाइन दोनों, तो ये वाला केस हो सकता है, दो अलग अलग भी हो सकती है या दोनों कॉन्साइड भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर जब भी ये h² माइनस AB इक्वल टू 0 आएगा तो इसका मतलब L1 L2 जो है वो केवल हम पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। अब पैरेलल में अलग अलग भी हो सकती हैं और कॉन्साइड भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि दोनों अलग अलग हैं या सेम है, ठीक है। तो केवल हम क्या बताएंगे, पैरेलल है, तो बस इतना क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो मोस्टली आपके परपेंडिकुलर के केसेस बनते हैं और यही पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए एक एंगल का क्वेश्चन भी कर लिया जाए। दिया हुआ है फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस दिस, ठीक है। तो ये क्या है कि देखो यहाँ तक तो होमोजीनियस नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही 3x और कांस्टेंट जैसे टर्म जुड़ गए तो ये नॉन होमोजीनियस का हो गया, ठीक है। लेकिन एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू 2 √h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। तो मुझे h चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, ठीक है। मुझे 3 चीज़ें चाहिए। तो चलो a कहाँ से निकलता है, x² का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल गई 1। b कहाँ से मिलता है, वो y² का कोफिशिएंट होता है, तो b की वैल्यू हो गई आपकी 4, राइट। उसके अलावा कांस्टेंट वाला सीधा सीधा निकलता है और जो भी होते हैं वो 2h 2g 2f ऐसे होते हैं, ठीक है। तो मुझे h और चाहिए, तो h यहाँ से x इंटू y का कोफिशिएंट होता है, तो 2h की वैल्यू -5 है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/2। तो तीनों चीज़ें आपको मिल गई। तो tan थीटा इक्वल टू कैलकुलेट कर लेता हूँ, h² की कितना हो जाएगा 25/4 माइनस a इंटू बी 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a प्लस बी 1 प्लस 4 कितना होता है 5 होता है। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 ये 4 चौकू 16, 25 में से 16 गया 9 बचा बटे 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 ये 3 हो जाएगा और बचेगा 5। तो ये किसकी वैल्यू है, tan थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना निकल के आएगा, tan इनवर्स 3/5। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इजी है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस पार्ट में हम लोग बाइसेक्टर्स पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा हम होमोजीनियस वाले में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो होमोजीनियस में मैंने पढ़ा हुआ था वो किस तरह से बाइसेक्टर की इक्वेशन बताई थी मैंने, x² माइनस y² और इधर x इंटू वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखता था a माइनस बी और यहाँ पे लिखता था h, ऐसे लिखता था। इसकी जो इक्वेशन बनेगी किसमें, नॉन होमोजीनियस के केस में, वो इस तरह से बनेगी x माइनस x1। अब ये x1 क्या है हमारा, अब x1 और जो y1 है वो है हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे y जो है वो बन जाएगा y माइनस y1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इक्वल टू x जो है वो हमारा x माइनस x1 हो जाता है और y है वो y माइनस y1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, और जो हमारा a माइनस बी और h वो हमारा सेम रहता है, a माइनस बी और यहाँ पर h, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि x रिप्लेस विद x माइनस x1 एंड y रिप्लेस विद y माइनस y1, ठीक है। वेयर x1, y1 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट,
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, ठीक है, विच आर रिप्रेजेंटेड बाई, जो आपको एक नॉर्मल इक्वेशन दे रखी होगी उससे वो रिप्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर फाइंड आउट करना होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट यदि फाइंड आउट नहीं होता है तो ये बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना टफ है हमारे लिए, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद ए बी एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आप आसानी से निकाल लेते हो, और उन सब वैल्यूज को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेंगे और बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने केवल बता दिया है, केवल देख लीजिए, पेपर में बिल्कुल नहीं आता है, आज तक मैंने कभी नहीं देखा है कि इस तरह की क्वेश्चन पूछी जाएगी, क्योंकि टाइम लगता है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में टाइम लगता है, उसके बाद इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करने में भी समय लगता है, ठीक है। तो पेपर में क्या होता है, केवल होमोजीनियस का आपका ये वाला पार्ट पूछा जाता है, ये वाला आपका पेपर में रेयर केस, मतलब 99% चांसेस इसके रहते हैं, कभी कभार 1% कभी धोखे में आ जाए, ठीक है। तो केवल ये देख लीजिएगा, यदि समय हो पेपर में तभी इसको सॉल्व करें, अदरवाइज इसको सॉल्व ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इस बारे में। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, किस केस में, पार्ट टू नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आप याद हो गई होगी अभी तक, ax² 2hxy प्लस b/² प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो अब देखो, जब भी डिस्टेंस बिटवीन की बात करेंगे दो लाइंस के बीच में, तो हमेशा ही पैरेलल के बीच में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सपोज यदि ये पैरेलल नहीं है तो आप डिस्टेंस बिटवीन आप कभी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेरी करती रहेंगी। आप कहीं भी इसको फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे पता लगे 1 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट लेंथ आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी जो तिरछी वाली लाइंस होती हैं, इनके बीच की लाइन डिस्टेंस कभी नहीं आपसे पूछेंगे। तो जब भी हमेशा डिस्टेंस बिटवीन पूछेंगे, हमेशा पैरेलल लाइन के बीच में पूछेंगे। अब पैरेलल लाइन चाहे वो बोलें या ना बोलें, ठीक है, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला वगैरह यूज करिएगा और आंसर फाइंड आउट करिए। तो ये कंबाइंड इक्वेशन है, तो इसमें जो डिस्टेंस होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 बड़ा सा लगा लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा g² - AC लिख लिया, डिवाइडेड बाई a प्लस b, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिपीट होता रहता है। ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है और प्लस इस पर कुछ एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं पेपर में। चलो एक एग्जाम्पल भी इस पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है, x² + 6xy + 9y² + 4x + 12y - 5 = 0। चलिए, तो ठीक है, अब आपको चेक नहीं करना है ये इनमें लाइन पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। यदि आपको सपोज मन करे कि चेक करने का, तो h² - ab = 0 से आप चेक कर सकते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए तो यहाँ से =2 बड़ा सा अंडर रूट लगा लिया मैंने, g², तो g किसकी वैल्यू होती है 2gx, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसका आधा कर देते हैं, 4 का आधा कितना होता है 2, और 2 का यदि स्क्वायर करेंगे तो टोटल हो जाएगा 4 माइनस a × c, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू यहाँ पर -5 है, हो गया इतना। अब आइए a और a प्लस b, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है प्लस b किसके साथ होता है, y² का कोफिशिएंट होता है 9, इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 2 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस टोटल हो जाएगा 9, और ये 9 + 1 कितना हो जाता है 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा, और ये देखो 9 बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/√10, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ गई है। मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें 2 पैरेलल लाइंस होंगी, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 6/√10, ठीक है। और 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस जो होती है, ध्यान रखिएगा कि आप डिस्टेंस तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है कि हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं हमेशा, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कितना आंसर आया हमारा 6/√10। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए इसमें कि यहाँ पर यदि g² - AC यदि ये वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, d = 0 हो गया। तो मतलब कि दोनों लाइन किस केस में कि g² - AC = 0 हो जाए तो उस केस में दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्साइड कर जाएंगी। इस बात को समझ गए, तभी तो डिस्टेंस आपकी 0 होगी। तो कॉन्साइड के केस में आपको एक चीज़ और क्या मिल गई, g² - AC = 0। ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है कि g² - AC = 0 किस केस में होगा, किस केस में होगा, कॉन्साइड के केस में होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि अब मैं अभी तक पढ़ रहा था क्या
कि एच स्क्वायर इक्वल टू यदि ए बी होता है तो मुझे केवल ये पता था कि पैरेलल होगा, अब पैरेलल में भी अलग अलग हो सकती थी या कॉन्साइड भी हो सकती थी। तो अब इसमें भी यदि आपको देखना कि कॉन्साइड होगा कि नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या चेक कर लेंगे कि जी स्क्वायर माइनस ए सी जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो आपका कॉन्साइड कर जाएगा, और इक्वल टू जीरो नहीं हुआ, जैसे कि इस आंसर में क्या आया था 6/this करके आया, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें दोनों ही लाइंस अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो कॉन्साइड है या नहीं है ये डिपेंड किस पे हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस ए सी भी डिपेंड होगा। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है ये। कॉन्सेप्ट का ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। ठीक है, लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर चुके हैं। अब इसको लास्ट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, लाइंस ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए कर्व। देखो ध्यान से देखिएगा, सपोज कोई भी कर्व है, कर्व मतलब ये जो कर्व है जनरल इक्वेशन है, आपकी सर्किल हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या इसके अलावा भी कोई भी एक कर्व है। ठीक है, तो ये जो कर्व की इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन जो होती है वो 2 डिग्री की 2 डायमेंशन में 2 डिग्री की होती है, वो हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस b(y) स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ने तो अभी पढ़ाया हुआ है जस्ट अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो ये जो इक्वेशन होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी शो करेगी जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होता है कि आप ये इक्वेशन लिख दिया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही होगा, ये आपका सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी कॉनिक रिप्रेजेंटेशन होता है इससे। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये कोई भी कर्व हो सकता है। ठीक है, बस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है जनरली ये, तो ये कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है तो ये कर्व हो गया। दूसरा एक लाइन और इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो लाइन की इक्वेशन जनरली क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह से कुछ। अब क्या कह रहे हैं, अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको कहाँ से मिलाना है, ऑरिजिन से मिलाना है। तो चलो मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अब इनको मैं क्या करता हूँ, ऑरिजिन से मिलाता हूँ, ऐसे करके मिलाया, ऐसे मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा। ठीक है, मिलाने के बाद ये जो लाइंस हैं इनको, लाइन क्या होती हैं, इनफाइनाइट लेंथ की होती हैं, आगे भी निकल जाएंगी ऐसे करके। तो दोनों को मैंने कहाँ से मिलाया, ऑरिजिन से मिलाया, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, ऑरिजिन पे करेंगे। तो मुझे आगे क्या करना है कि ये जो कंबाइंड इक्वेशन बतानी है, क्या बतानी है, कंबाइंड इक्वेशन, जो दोनों आपने लाइन बनाई हुई है, ये L1 और दूसरा L2, इसकी कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ये तो क्लियर होगा कि L1 L2 की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वो ऑरिजिन से पास होगी, और जो ऑरिजिन से पास होती हैं दोनों लाइंस तो वो क्या हो जाती है, हमारी होमोजेनियस इक्वेशन बनती हैं। ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी तो उसमें एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और एक्स इंटू बाई, केवल यही टर्म्स हो सकते हैं, इसके अलावा केवल एक्स, केवल बाई या कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, मतलब 1 डिग्री या 0 डिग्री के टर्म्स नहीं होंगे, केवल 2 डिग्री के टर्म्स होंगे। राइट, तो वो कैसे बनाया जाता है इस चीज़ को समझिएगा। तो मुझे क्या करना है कि जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसमें केवल एक्स और बाई के टर्म्स इधर रखने हैं। ठीक है, कांस्टेंट वाला टर्म दूसरी तरफ ले जाना होता है। इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद यहाँ पे मुझे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, माइनस सी से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, तभी तो 1 बनेगा। तो इधर कर लेता हूँ माइनस सी से डिवाइड, तो ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी, इतना हो गया। इस चीज़ को आप गोला लगा लीजिए, ये अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। अब आगे क्या करना है मुझे, आगे क्या करना है, ये जो इक्वेशन बनी हुई थी इसी में कुछ रिप्लेसमेंट करने हैं। क्या कैसे रिप्लेसमेंट करने होंगे, जो 2 डिग्री के हैं उसको मुझे टच नहीं करना है। ए एक्स स्क्वायर ये 2 डिग्री का है, नो टच, 2 डिग्री का है, नो टच, 2 डिग्री का है, नो टच। ठीक है, अब आगे के जो टर्म्स हैं उनको भी 2 डिग्री का बनाना है। तो ये जो टर्म है वो कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। ठीक है, ये 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है और ये 1 डिग्री का है। राइट, तो मुझे 1 डिग्री से क्या करना होगा, 2 डिग्री का बनाना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो भी दे रखा 2gx, इसमें यदि मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 1 का मल्टीप्लाई करने पे। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। राइट, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब मैं 1 को क्या करता हूँ, 1 को ये रिप्लेसमेंट कर लेता हूँ। 1 इक्वल टू कितना है, ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी। तो अब ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास 2gx ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी। ठीक है, तो अब देखो अंदर जब मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू बाई, तो जितने भी टर्म्स हैं वो सब सारे क्या हो गए, 2 डिग्री के बन गए।
ठीक है, भले ही एक था, एक से दो बन गए लेकिन बने तो 2 डिग्री के। ऐसे ही इस वाले में क्या करूँगा, जो 1 डिग्री का है तो इसमें इंटू 1 कर लूँगा और इसी तरीके के 1 को रिप्लेस कर लूँगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस सेम इसमें भी करनी होगी। तो ये बात समझ गए। अब बच्चा हमारे पास ये कितने डिग्री का है, ये 0 डिग्री का है। ठीक है, तो सी को रिप्लेसमेंट में करना मैं इधर बता दे रहा हूँ। तो सी को कैसे रिप्लेसमेंट किया जाएगा, सी इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं। 1 स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 इक्वल टू क्या रिप्लेसमेंट करना होगा, दिस। तो ये हो जाएगा सी इंटू ए एक्स प्लस बी बाई माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 को रिप्लेस इस तरह से कर लिया जाता है, राइट। एक्चुअली है क्या, ये वाला सी और ये वाला सी अलग अलग है, ये ए बी है वो, और ये जो ए बी है वो भी अलग अलग है। मैंने जल्दबाजी में लिख दी है। इसको आप कैपिटल सी यूज करिएगा, क्योंकि देखो पेपर में ये सब चीज़ें नहीं आनी। पेपर में तो आपको एग्जाम्पल आने हैं, तो वहाँ पे ABC की टेंशन ना लीजिएगा। बस इसको सॉल्व कैसे किया जाता है इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपको ये जो अब यहाँ पे यदि होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ये भी 2 डिग्री का हो जाएगा। बाई स्क्वायर बनेगा, वो भी 2 डिग्री का हो जाएगा। और तीसरा जो टर्म बनेगा वो एक्स इंटू वाई का, वो भी 2 डिग्री का हो जाएगा। कुल मिला के इस इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं वो मुझे सारे 2 डिग्री के बनाने होते हैं। ठीक है, जब 2 डिग्री के बन गए तो सारे 2 डिग्री के टर्म्स के जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन हमारी इसकी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए कर्व, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, काफ़ी ईजी है, देखने में कठिन लग रहा है। अभी क्वेश्चन करेंगे, देखो आपको काफ़ी इजी लगेगा। आइए क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए इसी का एग्जाम्पल देख लिया जाए। सपोज कर्व आपको ये दे रखा है और लाइन आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वर्क किस पे करना होता है, लाइन वाली पे करना होता है। तो ये किस तरह से काम करते हैं कि वेरिएबल पार्ट एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है, और बाई माइनस 3x हो गया, 2 इधर बचेगा, और इस पार्ट को मैं 1 बनाता हूँ। 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये पार्ट आपका इनक्लोज कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 इक्वल टू इतना है। तो देखिए अब इसमें मुझे एक्स स्क्वायर कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना है, 2x वाई में कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना है, 3 बाई स्क्वायर में कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना है। अब आ जाएगा 4x, तो 4x इसमें केवल एक की कमी है, तो डिग्री केवल 1 रखिएगा, तो 1 ये 1 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 बाई, यहाँ पर 1 डिग्री है तो इसको भी 1 डिग्री ही केवल चाहिए, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा जिससे कि मैं कुछ याद रहे कि दिस। आगे जो है -11, यहाँ पे कितनी डिग्री है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे कितना चाहिए 2 डिग्री, तो ब्रैकेट लगाइए 2 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखना होगा, बाई माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक साथ लिखेंगे, एक्स इंटू वाई एक साथ लिखेंगे, बाई स्क्वायर एक साथ लिखेंगे, उसके बाद एक्स के टर्म्स, उसके बाद वाई के टर्म्स, उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर लिया जाता है। अब पेपर में क्या किया जाता है, पेपर में इतना लिखने के बाद फिर मुझे ABCD के जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें बस मुझे कोफिशिएंट से मैचिंग करानी होती है। ठीक है, कोफिशिएंट जो मिसमैच होते जाए उनको काटते जाइए और जो मैच करते जाए उनको आप कंटिन्यू बनाए रखिए। ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, एक ऑप्शन आपका बच जाएगा, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है जो कि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन अब पूछा क्या जाता है वो चीज़ ध्यान दीजिए। अब पूछा ये जाता है, ये कर्व है, ये लाइन है, और ठीक है, जैसे कि मान लो ये कर्व है और ये लाइन है, इनके इंटरसेक्शन से आपने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे आपने मिला दिया, तो इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करके बताइए। तो एंगल जो फाइंड आउट होगा तो इसकी जो कंबाइंड इक्वेशन होगी उसके बीच की तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो कंबाइंड इक्वेशन तो इसी से मिलेगी ना आपको। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन इससे मिली, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB डिवाइडेड बाई a प्लस b, इतना होता है। तो ये जो h स्क्वायर a और b, मतलब कि h a b 3 वेरिएबल आपको चाहिए, तो 3 वेरिएबल आपको कहाँ से मिल जाते हैं, एक तो ax स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, दूसरा होता है b बाई स्क्वायर मतलब बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और तीसरा क्या होता है 2xy मतलब xy का कोफिशिएंट। यदि मुझे ये 3 टर्म्स के कोफिशिएंट मिल गए तो मुझे एंगल निकालना आसान हो जाता है, राइट। तो आगे जो G, F और C वगैरह होंगे उसकी मुझे कोई एंगल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, राइट। तो अब मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, चलो मैं निकालना शुरू करूँ। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, ब्रैकेट करता जाऊँ, यहाँ पे कितना है 1, प्लस का साइन लगा लिया। देखो अब इनमें तो नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से देखो एक्स के साथ कितना गुणा हो रहा है, 4 का। ठीक है, 4 का ये हो रहा है 4x, और इसके साथ एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, -3x का गुणा होगा ना, तो -3x का गुणा होगा तो टोटल सब चीज़ें लिख लो, 4 इंटू -3 एंड डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल आया। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर किसी कीमत में नहीं बनेगा, काम खत्म।
अब आ जाइए एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे करके आता है, मतलब माइनस 2ab। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, तो किसका बनेगा माइनस 3x/2, ठीक है, और 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये पहले तो हम नीचे डिवाइडेड बाई 4 कर लें और ऊपर हो जाएगा 9x²। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख लो और 9 यहाँ पर लिख लो। तो ये जो इस यहाँ पे इतनी जो वैल्यू निकल के आई वो किसकी निकल के आई, ए की वैल्यू निकल के आई, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे a इक्वल टू आपको 1 और 2 से आप काट दीजिए तो ये हो जाएगा -6 प्लस 9/4, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लीजिए -5 प्लस 9/4, 5 चौको 20, माइनस का 20 तो माइनस के 11/4, ए निकाल लिया। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लूँ, तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो यहाँ पे लिख के आएगी। तो यहाँ से देख लीजिए बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 प्लस, अब बाई स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, एक्स का यहाँ पे गुणा करोगे तो x इंटू बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे आ जाइए बाई स्क्वायर यहाँ से मिलेगा 8y का, जब बाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8y में 8 तो ये आ रहा है और 1/2 यहाँ से आ जाएगा, तो 8 और 1/2 प्लस। अब यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ, यहाँ पे -11 था तो ये -11 वाला पार्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ से आप काट दीजिएगा। तो ये -11 का मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -11, ये जो पार्ट छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये आप सही से कैलकुलेट कर लीजिएगा, गलती हो गई है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे यहाँ पे मैं बाई स्क्वायर वाला करने वाला हूँ, तो बाई स्क्वायर 1/4 बनेगा और -11, तो -11 और डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे ये जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा आपका b की वैल्यू हो जाएगी। अब किसकी बात करते हैं, अब h की बात कर लेता हूँ। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना निकल के आता है 2hxy होता है, तो यहाँ से x इंटू बाई, यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी वैल्यू निकल के आएगी 2h की, तो h आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अब 2h फाइंड आउट करता हूँ, तो x इंटू बाई 2 यहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखो x इंटू बाई यहाँ पर भी आएगा दिस, तो यहाँ पे कितना आएगा 4/2, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 4/2 को इतने ही लिखते हैं। और कहाँ से x इंटू बाई आएगा, यहाँ से भी आएगा बाई इंटू एक्स, तो 8 -3 और 2, 8 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी a माइनस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से भी आएगा, एक तो देखो -11 तो आने ही आना है, माइनस का 11 इंटू डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर 4, ये भी आना है दिस। अब क्या हो जाएगा 2ab होता है, तो माइनस का 2ab माइनस का 2ab 1 इंटू 3, इतना ये वाला जो है पोर्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू इतनी टोटल कैलकुलेट करके आएगी, यहाँ से इतना सारा ये 2h की वैल्यू निकल के आएगी। तो h फाइंड आउट कर लोगे, तो h फाइंड आउट करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो h a b तीनों जब मिल जाएंगे तो मैं क्या करूँगा इसमें पुट कर दूंगा और आंसर फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। एक्चुअली ये एग्जाम्पल मैंने अपने मन से लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा कठिन हो गया। अब पेपर में जो आता है वो थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी आएगी, मतलब ये जो पार्ट मैं कर रहा हूँ काफ़ी इजी कैलकुलेशन होगी, जल्दी जल्दी आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, पेपर का कोई क्वेश्चन उठाइए उसको आप फिर सॉल्व करिए तो आपको पता चल जाएगा, पेपर में बहुत ईजी आएगा, ठीक है।